हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कंप्लीट पढ़ेंगे। जो 5 वंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत में मेन, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ओके, इसके अलावा अगर आप वीडियोस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा डीएसएसबी क्रैश कोर्स या फिर एचसीएस क्रैश कोर्स ले सकते हैं। मीन्स जिस भी पेपर की आप तैयारी करें, चाहे डीएसएसबी है या एचसीएस है, ओके, उसमें जो है आपको जो भी वीडियोस इसमें करवाई जाएंगी उन सभी की पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो कोई भी कोर्स जो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। देखिए, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासन को दिल्ली सल्तनत, सल्तनत ए हिंद या फिर सल्तनत ए दिल्ली जो है कहा जाता है। 5 वंश कौन कौन से हुए? तो सबसे पहले जब मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई थी, तो ये मैंने पहले इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी ने जो अपने गुलाम थे उनको पहले ही क्या कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी जो था घोषित कर दिया था। ओके, तो सबसे पहले जो वंश आया वो था गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश और इल्बरी वंश भी जो है कहा जाता है। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक जो था ये वंश रहा, 84 वर्ष तक। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश इनका जो ये टाइम पीरियड है ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से रिलेटेड। खिलजी वंश जो था ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा, 30 साल तक रहा। फिर उसके बाद तुगलक 1320 से लेकर 1414 94 वर्ष तक। फिर सैयद वंश आया 14 से 1451 36 वर्ष तक रहा टोटल। और लोधी वंश ओके वो था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक 75 वर्ष तक। तो सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और लोधी। ओके, तो ये इनका ये इस तरीके से भी कर्म याद रखिए और टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। चलिए, इनमें से जो पहले 4 वंश थे वो थे तुर्क, और जो कि लास्ट वंश था लोधी वंश, ये थे अफगान। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। ठीक, उसने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो था उसने खरीदा था। ओके, और उसी को जो था उसने अपना उत्तराधिकारी जो था घोषित किया था। इस सल्तनत ने न केवल बहुत से दक्षिण एशिया के मंदिरों का विनाश किया, साथ ही अपवित्र भी किया, पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत अपने आप में महत्वपूर्ण काल है जिसमें एक महिला ने भी शासन की बागडोर संभाली थी, और अंत में मुगल सल्तनत द्वारा जो था इस साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, सबसे पहले हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश में है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक का काल। गुलाम वंश को अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश कहा क्योंकि इस वंश के जो शासक थे कुछ गुलाम रह चुके थे। मीन्स ज़्यादातर जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, फिर इल्तुतमिश भी जो था इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। ठीक है, तो ये भी गुलाम था। फिर बलबन था, वो भी गुलाम था। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इसीलिए इसे को गुलाम वंश भी कहा जाता है। ओके, आगे है मामलुक वंश। मामलुक का अर्थ ऐसे गुलाम या दास से जिनके माता पिता स्वतंत्र हो, या ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था। अतः यह नाम भी गुलाम वंश की पूर्ण व्याख्या करने में असमर्थ है। इल्बरी वंश है। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के शासक जो थे इल्बरी जाति के तुर्क थे, और तो ये नाम भी इसको दिया गया था। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कर्म देख लीजिए मामलुक वंश के। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया। 1206 से लेकर 1210 का जो काल है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो था कुछ टाइम के लिए आराम शाह भी जो था शासक बना था 1210 से लेकर 1211 में। फिर उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश या अल्तमश जिसको कहा जाता है 1211 से लेकर 1236 तक रहा। ठीक है, रजिया सुल्तान से पहले रकनुद्दीन फिरोज शाह जो था ये भी बना था, और इसका कार्यकाल 1236 तक ही रहा क्योंकि इन्होंने अच्छे से राज्य नहीं चलाया था। तो रजिया सुल्तान ने जो था मौके का फ़ायदा उठाकर जो था उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, मतलब जो बागडोर थी शासन की वो संभाल ली थी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह जो था बना। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद शाह, ये जो थे तीनों जो थे बने थे। ठीक है, ये इनका जो कार्यकाल रहा वो कुछ खास नहीं चला था। मेन जो हमें पढ़ना है वो है गयासुद्दीन बलबन। 1265 लेकर 1287 तक कौन रहा? गयासुद्दीन बलबन रहा। उसके बाद आया अजुद्दीन कैकुबाद, और जो लास्ट गुलाम वंश का शासक रहा वो रहा कैयूमर्स। ठीक है, चलिए अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसको गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गोरी का जो है सबसे महत्वपूर्ण गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और
या साथ ही ये भी था कि पहला तुर्क शासक पूछा जाए तो वो भी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर में एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। हालांकि भारत में इसने कभी स्वतंत्र राज्य की घोषणा जो थी नहीं की थी। पहले इसकी राजधानी लाहौर थी, लेकिन बाद में दिल्ली को राजधानी इन्होंने बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी पहले, वो कौन सी बनाई थी, लाहौर में बनाई थी। ठीक है। दिल्ली का पहला सुल्तान या तुर्की शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1208 ईस्वी में खलीफा ने कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र शासक के रूप में जो थी मान्यता दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसी की तरह देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव भी जो थी डाली थी। और इसका जो कार्य निर्माण था वो किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ था। ठीक है। इसमें जो थी सिर्फ जो एक मीनार थी वो किसने बनवाई थी, कौन थे ये, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने बनवाई थी। ठीक है। दो मंजिल जो थी उसके ऊपर, यानी कि 3 मंजिल जो थी टोटल हो गई थी, ये किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। उसके बाद भूकंप के कारण जो थी ऊपरी मंजिल में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद उसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, और एक नई निर्माण भी जो क्या कहते हैं उसको, नई मीनार का निर्माण भी जो था करवाया था। ओके, चलिए आगे देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श भी कहा गया है। ओके, उदारता यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, दानी स्वभाव के कारण जो था उन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है। इसी के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को जो थी पूरी कुरान जो थी याद थी, मीन्स कुरान को उसने सही पाठ वो बोलते थे या याद थी जो भी था, इसीलिए जो था उन्हें कुरान खां मीन्स कुरान को सही पाठ करने वाला भी जो था कहा गया था। ठीक है। फिर देखिए 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर जो थी उसकी हत्या, मृत्यु जो थी हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में है, क्योंकि उसकी राजधानी पहली वही थी, तो उसका मकबरा भी कहाँ पर है, वहीं पर है। ठीक है। इसके अलावा आगे कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात जो था उसका जो बेटा था आराम शाह, ये शासक के रूप में गद्दी पर बैठा था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के सरदारों ने आराम शाह को सुल्तान बनाया, लेकिन दिल्ली के सरदारों और लोगों ने इल्तुतमिश को सुल्तान बनाने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है। आराम शाह की जो थी हत्या हो गई थी, या कह लीजिए आराम शाह की हत्या करके जो इल्तुतमिश था ये 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक। इल्तुतमिश जो एक मिनट, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, एक मिनट। देखिए ये कुतुबी वंश का ही माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये अकेला ऐसा हुआ जो कि कुतुबी वंश, या आराम शाह जो था थोड़े टाइम के लिए जो था बना था, तो ये कुतुबी वंश से थे। ठीक है। आगे इल्तुतमिश जब आया तो एक नया वंश था, मीन्स इसी गुलाम वंश में 3 से 4 जो थे अलग अलग वंश जो थे आए थे, 3 वंश आए थे इसमें बलबन वंश तक। ठीक है। तो सबसे पहला कुतुबी वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने कुछ चीज़ें ऊपर पढ़ी, ये तुर्क जनजाति का था। देखिए काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने सबसे पहले ऐबक को खरीदा था और उसे धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा दी। उसके बाद ऐबक कुरान पढ़ता था और उससे कुरान याद थी तो उसको कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीद लिया, मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। तो इसे कौन सा पद दिया, अमीर आखुर का पद दिया था। किसने दिया था, मोहम्मद गौरी ने दिया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद था, इसी कारण गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय विजित प्रदेशों की कमान जो थी सौंप दी थी, यानी कि उसको अपना क्या बना दिया था, उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है। ऐबक का शासनकाल रहा है कि 1192 से 1206 में अगर देखें तो इसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। ठीक है। 1206 से 1208 तक ये भारतीय सल्तनत में मलिक या सिपह सालार के पद पर कार्य रहे और 1208 में ये एक्चुअल में जो था शासक बना था, 1210 तक ये रहा था। ठीक है। ऐबक का अनौपचारिक राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ, परंतु औपचारिक मान्यता गौरी के भतीजे गयासुद्दीन अहमद द्वारा 1208 में इसको प्राप्त हुई थी। ओके। और ये भारतीय सल्तनत का एक औपचारिक शासक कब बन गया था, 1208 में। ठीक है। तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। दालशीनता के कारण इसको लाख बख्श और पील बख्श यानी कि हाथियों को दान करने वाला कहा गया है। ठीक। चलिए दूसरा राजवंश जो आया वो आया शमशी राजवंश।
ठीक है, शमसी राजवंश। इल्तुतमिश इलबारी जनजाति एवं किस वंश से थे? शमसी वंश से थे। तो इल्तुतमिश ने किसकी स्थापना की? शमसी वंश की। मतलब ये गुलाम वंश में ही है, तो बस याद रखिए, पहले कुतुबी वंश फिर शमसी वंश। ठीक, देखिए इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और बंदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को अमीर शिकार का जो था पद दिया गया था। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया था। साथ ही इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भी किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, इक्ता सल्तनत काल में एक प्रकार की भूमि थी जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए वेतन के रूप में जो थी प्रदान की जाती थी। इस भूमि से प्राप्त राजस्व भूमि प्राप्त करता व्यक्ति को प्राप्त होता था। पद समाप्ति या सेवा समाप्ति के बाद यह भूमि जो थी सरकार द्वारा वापस ले ली जाती, यानी कि कुछ क्या कहते हैं, भूमि जो थी वो खेती करने के लिए प्रदान की जाती है, किसी भी उसमें जो थी प्रदान की जाती थी उन्हें। ठीक है, चलिए देखिए, इल्तुतमिश जो था ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था और इल्तुतमिश ने यह उपाधि औपचारिक रूप से खलीफा अल-मुंतसिर बिल्ला से प्राप्त की थी। पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जो थे चलाए थे। इसके अलावा चांदी का टक्का और तांबे की जीतल जो थे प्रचलित किए। चांदी का सिक्का जो था ये 175 ग्रेन का था। ठीक, विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय भी किसको है? इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनवाया था। 1229 में इल्तुतमिश को खलीफा से खिलत पत्र प्राप्त हुआ जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत जो था स्वतंत्र राज्य बन गया था 1229 में। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का श्री गणेश इल्तुतमिश ने ही किया था। तराइन का तीसरा युद्ध, दो युद्ध 1191-92 में हो गए थे। तीसरा जो था 1516 में हुआ और ये इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ जिसमें इल्तुतमिश जो था जीत गया था। और परिणाम क्या रहा? इस विजय से दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व जो था निश्चित हो गया और गजनी से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद जो था हो गया था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता जो है कहा जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आता है चहलगानी। तो चहलगानी जो था ये 40 तुर्कों के सरदारों का समूह था जिसे किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। देखिए 40 तुर्क सरदारों या दासों का समूह था जो इल्तुतमिश ने स्थापित किया और ये सरदार तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तान को अपना सहयोग देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चहलगानी का जो अंत था ये बलबन ने किया था और बलबन जो था खुद इस चहलगानी समुदाय का सदस्य रहा है। ठीक है, इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर को तुड़वाया था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो गुलाम वंश हुआ उसने मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान को पद को वंशानुगत बनाया। इस इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई और उनके गले में घंटियां लटकाई। इन घंटियों को बजाकर कोई भी व्यक्ति जो था न्याय की मांग कर सकता था। मंगोल नेता चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंबोर पर विजय प्राप्त की और इल्तुतमिश के शासनकाल में जो व्यक्ति न्याय मांगता था वो किस तरीके के वस्त्र पहनता था? लाल रंग के। इसी लाल रंग के वस्त्र पहनकर रजिया सुल्तान ने भी जो था न्याय मांगा था। ठीक है, इल्तुतमिश का सांस्कृतिक योगदान देखिए। अपने पुत्र नासिक दिन की कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया इन्होंने। जोधपुर में अंतारकिन दरवाजा बनवाया और बंदायूं में होज शमशी एवं शमशी ईदगाह का निर्माण भी जो था इन्होंने करवाया था। इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन जो थे ये विद्वान हुए। ठीक है, फिर आता है रजिया। 1236 से लेकर 1240 तक इसका कार्य रहा। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक भी ये रही थी। ठीक है, ग्वालियर से जब वो वापस आए तो इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टक्के पर उसका नाम अंकित जो था करवाया था। ठीक है, लेकिन आपको पता है लोगों ने जो था मतलब तुर्कों को ये स्वीकार नहीं था कि कोई लेडीज़ जो है उस पर शासन करे, तो उन्होंने इससे पहले इल्तुतमिश के बाद जो था रकुनुद्दीन फिरोज शाह, जो हमने ऊपर पढ़ा भी था, रकुनुद्दीन फिरोज शाह को जो था क्या बनवाया था? राजा जो था बनाया था। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया उन्होंने मतलब अच्छे से काम नहीं करने के कारण जो सारी वागडोर थी वो रजिया सुल्तान ने अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, ओके। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान काबा पहनकर जो था दरबार में हिस्सा लिया था। रजिया के काल से ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच जो था संघर्ष हुआ। रजिया ने अबीसिनियाई जमालुद्दीन याकूत को आमीर आखुर अर्थात अश्वशाला का प्रधान जो था नियुक्त किया था। याकूत से नज़दीकी तुर्की अमीरों को पसंद नहीं आई और वे रजिया के विरुद्ध जो थे हो गए थे। मामले को संभालने के लिए रजिया ने भटिंडे का सूबेदार
अल्तुनिया से विवाह कर लिया। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने तुर्की सरदारों की सहायता से जो थी सत्ता हथिया ली तथा रजिया और अल्तुनिया की कैथल के समीप जो थी हत्या कर दी थी। ठीक है, इल्तुतमिश का ही पुत्र हुआ बहराम शाह, जिसने रजिया सुल्तान को मरवाया था। ठीक है, और इनकी जो पूछी जाती ना दरगाह वगैरह मकबरा जो भी है, तो ये कैथल में है रजिया सुल्तान का। ठीक, प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हास और सिराज ने लिखा है, रजिया एक महान शासक, कुशाग्र बुद्धि, न्याय प्रिय, हितकारी, विद्वानों के आश्रयदाता, प्रजा का कल्याण करने वाली और सामरिक गुणों रखने वाली एक स्त्री शासक है। ठीक, ओके। इसके बाद भी हमने पढ़ा कि रजिया सुल्तान के बाद जो था मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो ऊपर अभी जिसने सत्ता हथियाई थी 1240 से लेकर 1242 तक जो था बहराम शाह रहा। उसके बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह रहा और फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह जो था कौन सा वंश था ये, इलबारी वंश, नहीं सॉरी शमसी राजवंश। तो शमसी राजवंश में जो लास्ट हुआ वो कौन हुआ, नसीरुद्दीन महमूद शाह हुआ था। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह के बाद आया फिर बलबनी राजवंश। जो नसीरुद्दीन महमूद शाह था, इसको जो राजा बनाया था, ये किसने बनवाया था, गयासुद्दीन बलबन ने बनवाया था, ताकि वो अपना जो था शासन कर सके। ठीक है, उसके बाद जो था जो आखिरी जो हुआ वो नसीरुद्दीन महमूद शाह था। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो था क्या बना, बलबनी वंश की जो थी इन्होंने शुरुआत की थी। देखिए, बलबनी राजवंश की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। बलबन गुलाम वंश तथा बलबनी राजवंश का महान शासक था। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था और वह इलबारी तुर्क था। बलबन जो थे चहलगानी चालीसा का भी सदस्य था और रजिया के विरुद्ध विद्रोह में भी ये शामिल था। ठीक है, बलबन ने अलाउद्दीन मशहूद शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और नासिरुद्दीन को जो था सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद के समय बलबन जो थे ये नायाब थे तथा वास्तविक सत्ता का उपयोग जो था ये किसने किया था, बलबन ने ही किया था। ठीक है, जैसे ही बलबन ने सत्ता संभाली, उन्होंने सबसे पहला काम किया उस चहलगानी समूह जो था 40 लोगों का, उसको समाप्त कर दिया। बलबन ने लो रक्त की नीति के द्वारा अपने विरोधियों को भी रोका। कारण क्या था लो रक्त की नीति अपनाने का, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, अमीरों की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए, सत्ता का शक्ति केंद्र सुल्तान को बनाने के लिए और मंगोल और राजपूतों के खतरों के विरुद्ध शक्तिशाली सुल्तान पद और राज्य की स्थापना करने के लिए इसने लो रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, राजतत्व सिद्धांत क्या देखें, बलबन का जो राजतत्व सिद्धांत है शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। बलबन ने ईश्वर शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया, जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श बनाया। बलबन ने फारस के इस्लामी राष्ट्रों के राजनीतिक सिद्धांतों और परंपराओं के आधार पर अपने शासन को संगठित किया। राजा को धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि यानी कि नियाबत खुदाई माना गया। राजा जिले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रति, यानी कि इसने राजा को यह दिखा दिया कि राजा ही जो है क्या है, ईश्वर है, भगवान है। ओके, बलबन ने फारसी परंपरा सिजदा अर्थात घुटनों के बल बैठकर मुल्तान के सामने सिर झुकाना जो था, सुल्तान के सामने सिर झुकाना शुरू किया एवं पाबोस अर्थात पेट के बल लेटकर सुल्तान के सामने सिर झुकाने की प्रथा भी जो थी शुरू की। यानी कि सजदा और पाबोस, सजदा क्या था, सिर झुकाकर बैठना मतलब घुटनों के बल, और पाबोस पेट के बल पूरा लेटकर सिर झुकाना। ओके, तो इसकी शुरुआत जो थी किसने की, बलबन ने की थी। ठीक, चलिए अब दोनों में तुलनात्मक अध्ययन पढ़ते हैं, इल्तुतमिश और बलबन। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। ठीक है, और बलबन को किसने खरीदा, इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश ने चहलगानी दल का गठन किया और बलबन ने क्या किया, उसको समाप्त किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बाहरी और आंतरिक समस्याओं पर नियंत्रण किया और राज्य का विस्तार किया, और बलबन ने आंतरिक प्रशासन पर विशेष बल दिया और राजतत्व का सिद्धांत दिया, और बलबन ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा इल्तुतमिश की जो स्थापित व्यवस्था थी वो स्थायी थी और प्रभाव अल्पकालीन थे। बलबन की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, स्थायी थी। ठीक, ओके, एक और नौरोज उत्सव की शुरुआत जो थी इसने की थी, ये क्वेश्चन भी आता है। बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत में मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत जो थी की थी। बलबन ने दीवानी विजारत यानी कि वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दीवानी ए आरिज यानी कि सैन्य विभाग की जो थी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं बलबन के पद, मतलब रजिया सुल्तान के समय ये किस पद पर थे, अमीर शिकार। बहराम शाह के समय अमीर आखूर। अलाउद्दीन मशहूद शाह के समय ये अमीर हाजिब थे और नसीरुद्दीन महमूद के समय ये नायाब मुमलक थे। ठीक है, मुमलक जो भी है। ठीक, उसके बाद आता है दरबार के विद्वान कौन कौन थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है, आगे देखिए कैकुवाद आया। बलबन ने अपने पुत्र
के खसरू को जो था अपना कै खुसरो या काय खुसरो इसको अपना उत्तराधिकारी जो था नियुक्त किया था, लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद जो तुर्क अमीर थे वो क्या हो गए, सक्रिय हो गए थे और कै खुसरो के स्थान पर कैकुबाद को जो था क्या बना दिया गया, सुल्तान मनोनीत किया गया। ठीक है, इस तरीके से जो बलबन का उत्तराधिकारी बना वो उसके छोटे भाई बुगरा खां का पुत्र था कैकुबाद, वो बना, ना कि उसका खुद का पुत्र। ठीक है, तो उसके बाद कैकुबाद को सुल्तान मनोनीत किया गया था। चलिए अब आता है क्यूमर्स या कैमूर्स। तो कैकुबाद जब अपंग हो गया तो उसका 3 वर्षीय पुत्र था क्यूमर्स, उसको सुल्तान जो था बनाया गया था। ठीक है, और क्यूमर्स का संरक्षक बनाया गया जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1290 ईस्वी में ही कैकुबाद की हत्या करके खिलजी वंश की नींव डाली। मतलब सबको सिर्फ गद्दी चाहिए थी, वो छोटा बच्चा जो भी था 3 साल का, 3 माह का नहीं, 3 माह का था, उसकी हत्या कर दी थी और जलालुद्दीन बन गया था। और कौन सा वंश आ गया फिर, खिलजी वंश आ गया था। ठीक है, चलिए अब आता है खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था ये पूछा जा सकता है, तो क्यूमर्स था और टोटल कुल 11 शासकों ने जो था इस पर शासन किया था, गुलाम वंश पर। चलिए अब बात आती है खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था ये जलालुद्दीन खिलजी था। सन 1290 में ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, दिल्ली के नागरिकों से भय के कारण इसने जो अपना राज तिलक था ये दिल्ली के निकट किलो खेरी में करवाया था, किलो खेरी। ठीक, मलिक छज्जू जो बलबन का भतीजा था, इसने जलालुद्दीन के विरुद्ध जो था असफल विद्रोह किया था। सिद्ध मोला को शिष्ट व्यवहार के कारण सुल्तान ने हाथी के पैरों तले कुचल कर मार डाला था। फिरोज खिलजी ने 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। फिरोज खिलजी के समय लगभग 2000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, जो मुगलपुर में बस गए और नवीन मुसलमान जो थे कहलाए थे। ठीक है, आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो कि अवध का सूबेदार था, उसने 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र पर आक्रमण किया और दक्षिण भारत में होने वाला ये पहला आक्रमण था। देवगिरी से प्राप्त विजय की समाप्ति को सुल्तान को समर्पित करने के लिए अलाउद्दीन ने उससे कड़ा आने का आग्रह किया। अलाउद्दीन ने षड्यंत्र कर 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का जो था वध कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ नामक व्यय विभाग की जो थी स्थापना की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी रहा, फिर 1296 यानी कि जो जिसने खिलजी वंश की नींव डाली उसको किसने मारा, अलाउद्दीन खिलजी ने मारा। ओके, ठीक, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर सिकंदर की भांति विश्व विजय बनने के लिए सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो थी धारण की थी। सिकंदर ए सानी, ये क्वेश्चन आता है, सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को, या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ओके, अलाउद्दीन भी जो था बलबन की तरह स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि जो था मानता था। बर्नी के अनुसार जब उसने राजत्व प्राप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वफ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि सर्वाधिक मात्रा में विकसित हुई थी। उसने कठोरता के साथ राजस्व में वृद्धि की और उपज का 50% भूमि जो था कर के रूप में निश्चित किया। सैनिकों को प्रति वर्ष 234% और एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 78% जो थे अधिक मिलते थे। ठीक है, सैनिक की हुलिया लिखने और घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा भी किसने चलाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। आरिजे मुमालिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की, ये किस लिए, सेना के निरीक्षण के लिए। और बाजार का प्रबंध करने के लिए दीवानी रियासत नामक अधिकारी की नियुक्ति की और उसके अधीन साहनी मंडी नाम का पदाधिकारी जो था होता था। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी जो था इसके काल में बरीदे मुमालिक था। अलाउद्दीन ने अनेक सूचनाताओं को नियुक्त किया जिन्हें मुनहियन या मुनही कहते हैं। तो ये चीज़ें बस इसमें यही दिखाए गए हैं कि क्या क्या अलाउद्दीन खिलजी ने जो था किया था। ओके, यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म जो था ये पटियाली कासगंज में हुआ था और इसे तूतीय हिंद यानी कि भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में हिंदी, खड़ी बोली, तबला, सितार, शतरंज का जनक भी किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, अमीर हसन देहलवी जिन्हें भारत का सादी कहा जाता है तथा अमीर खुसरो को अलाउद्दीन का संरक्षण जो था
प्राप्त था, यानी कि इसके टाइम पर थी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को जो था टोटल 7 सुल्तानों का शासनकाल जो उन्होंने देखा है, तो यह कह सकते हैं 7 सुल्तानों का संरक्षण जो था उन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम अपनी भाषा को क्या नाम दिया? हिंदवी कहा, और इसे हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि जो है माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हिंदुस्तान खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक, इसने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासन देखा। देखिए, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की। ठीक है, देखिए आगे, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिक प्रणाली भी जो थी प्रारंभ की। तो ये क्वेश्चन भी आता है, राशनिक प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने, और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किया, और अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान ये मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में पहला मंगोल आक्रमण ये ट्रांस अक्शियाना के शासक दावा खां के सेनापति कादर खान ने किया था। आगे अलाउद्दीन खिलजी की क्या दी गई है? विजय दी गई है कि कहाँ कहाँ पर उसने जो थी जीत हासिल की। तो अलाउद्दीन ने 1298-99 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, और गुजरात का राजा करण घबरा कर अपनी पुत्री देवल देवी के साथ जो था देवगिरी चला गया। गुजरात विजय के समय मलिक काफूर को 1000 दिनार में इसने खरीदा था। गुजरात के बाद अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, और यहाँ के शासक हमीर देव को भी जो था पराजित किया था। ठीक है, अलाउद्दीन ने मेवाड़ पर अधिकार कर रतन सिंह की परम सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहा, परंतु पद्मिनी ने क्या कर लिया? जौहर अपना लिया। ठीक है, सुल्तान ने वही जो पद्मावत मूवी है वो इसी पर बेस्ड है ना, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी। सुल्तान ने चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? खिजबाद कर दिया। दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए अपने प्रिय दास मलिक काफूर को भेजा, और अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर दक्षिण प्रायद्वीप को जीतने का जो था प्रयास किया था। अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव वंशी राजा रामचंद्र को पराजित कर उसका राज्य वापस दे दिया, और उसे रायान की उपाधि जो थी दी थी। ठीक है, 1303 ईस्वी में तेलंगाना की राजधानी वारंगल में राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित किया, जिसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था भेंट किया था। मलिक काफूर ने 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र के होयसल वंश के राजा वीर बल्लाल को पराजित किया, और मलिक काफूर ने सुंदर पांड्या का पक्ष लेकर वीर पांड्या को पराजित किया था। तो यही बस इसमें दिए गए हैं। बाकी याद रखिए, अलाउद्दीन के दरबार में अमीर हसन देलवी और अमीर खुसराव जैसे विद्वान जो थे रहते थे। किस किस का निर्माण करवाया इसने? ये इंपॉर्टेंट है, सीरी का किला, हजार खंभ महल, अलाई दरवाजा और हौज खास। ये कोई देखिए क्या क्या पूछा जा चुका है? हौज खास पूछा जा चुका है, अलाई दरवाजा पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा सीरी किला और हजार खंभा महल भी याद रखिए, भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, ओके, 2 नवीन कर चराई कर लगाया गया, और गढ़ी कर घर और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, गढ़ी कर और चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का गाजी मलिक नामक सेनापति था, जो अगले तुगलक वंश का संस्थापक बना। इसके अलावा जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और जकात कर यह संपन्न मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, मतलब जो मुसलमान नहीं होता था उससे तो जजिया कर, और जो संपन्न होता था मुसलमान उससे जकात कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु हो गई, उसे जामा मस्जिद के बाहर जो था उसके मकबरे में दफना दिया गया। उसके बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, देखिए, इसने अलाउद्दीन के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया, और दिल्ली सुल्तान का पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा यानी कि खिलाफत उल तय घोषित कर दिया। इसे नगन स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, इसी कारण इसे नंगा फकीर भी जो है कहा गया है। ठीक है, तो ये इनका लास्ट था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। उसके बाद आया नया वंश, तुगलक वंश। ठीक है, देखिए आगे, देखिए, खिलजी वंश का अंत कर दिल्ली में एक नए वंश का उदय हुआ जिसे तुगलक वंश कहते हैं। ऊपर पढ़ लिया हमने, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी मलिक ने की थे। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1413 ईस्वी तक जो था राज किया, और तुगलक वंश का पहला शासक हुआ गाजी मलिक, जिसने अपने को गयासुद्दीन तुगलक के रूप में
पेश किया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम था गाजी मलिक। तो जब क्वेश्चन आता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गाजी मलिक नहीं मिलता है, बट गयासुद्दीन तुगलक मिलता है। तो दोनों आपको पता होने चाहिए। देखिए कौन कौन से शासक हुए। गयासुद्दीन तुगलक हुआ, मोहम्मद तुगलक रहा, फिरोज शाह तुगलक रहा, मोहम्मद खान रहा, अबूबकर रहा, नायुद्दीन मोहम्मद रहा। तो इसमें मोहम्मद तुगलक इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन तुगलक शाह है, तो पढ़ते इनके बारे में। उसके बाद हुमायूं खां है, नसीरुद्दीन महमूद हैं, तो ये 1412 तक जो था इनका रहा। ठीक है, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक पढ़ रहे हैं। ये तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसका पूरा नाम जो था गाजी मलिक था, और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए नाम क्या कर लिया, गयासुद्दीन। ओके, ये पहला शासक था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। गाजी शब्द मीन्स काफिरों का वध करने वाला, इसे तुगलक गाजी भी कहते थे। और इसने मंगोलों के 23 आक्रमण जो थे विफल किए थे। सुधार देखिए, इसने गयासुद्दीन तुगलक ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, शक्ति और नरमी के मध्य संतुलन को बनाया था। ओके, बस यही क्या क्या सुधार किए हुए बताया। अमीरों की भूमि लौटा दी थी, सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण, ये क्वेश्चन आता है किसने करवाया था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था। साथ ही सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को ही दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति जो थी अपनाई थी, जिसे बर्नी ने रश्मि मियान या मध्यपंथी नीति जो था कहा था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई दागने और चेहरा प्रथा को जो था प्रभावी तरीके से लागू किया। महत्वपूर्ण विजय वारंगल व तेलंगाना की विजय 1324 में। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद एक नाम एक दुर्ग की भी नींव रखी। मंगोल विजय, तिरुति विजय, ये 1324 में प्राप्त की। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिससे दबकर उसकी मार्च 1325 में ही मृत्यु हो गई थी। और इसका जो मकबरा है ये भी वहीं पर है, तुगलकाबाद में। ठीक है, फिर आता है मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र था जूना खां। जूना खां था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और इसका मूल नाम जो था ये क्या था, उलूग खां था। ठीक है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और विज्ञ व्यक्ति थे। कार्य देखिए, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। मोहम्मद तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर की वृद्धि कर दी, परंतु उसी वर्ष क्या हो गया, अकाल पड़ गया। मतलब जैसे उसने कर में बढ़ाया अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। और फिर तुगलक के अधिकारी जो थे जबरन कर वसूलने लगे, उसी चक्कर में विद्रोह हो गया और उसकी योजना असफल रही। राजधानी परिवर्तन। तुगलक ने अपनी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। तो ये क्वेश्चन आता है, दिल्ली से देवगिरी जो थी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। ठीक है, देवगिरी को कुतुब इस्लाम भी जो था कहा गया है। सुल्तान की इस योजना के लिए सर्वाधिक आयोजना की गई, और ये भी जो थी पूरी तरीके से असफल, यानी कि इसने जो भी योजना चलाई वो पूरी तरीके से असफल रही थी। इसीलिए इसको जो है पागल भी कहा गया, या स्वप्नशील जो था इसको नाम दिया गया था, या कह सकते हैं बुद्धिमान मूर्ख, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि सबसे पढ़ा लिखा था ये, लेकिन इसने जो भी योजना चलाई वो सब असफल रही। फिर आता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इस योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। मोहम्मद तुगलक ने दोकानी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया और पीतल और तांबे धातु के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। सिक्का डालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से उनके जाली टकसाल जो थे बन गए और लगान जाली सिक्के से दिया जाने लगा। इससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई और सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा चीन और ईरान से मिली। यानी कि जो उसने चलाई मुद्रा वगैरह उसकी भी जाली चीज़ें बनने लगी, जिससे जो भी टैक्स भरना होता था वो उन जाली चीज़ों से ही भरा जाने, जाली सिक्कों से। ठीक है, चौथी योजना देखिए क्या थी, अब विजय अभिलेख से रिलेटेड है। खुरासन को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन जो था दे दिया। ओके, देखिए 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को उनका क्या दे दिया, पहले ही उनका वेतन दे दिया। ठीक है, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के बीच समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की ओर उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी। मीन्स युद्ध के चक्कर में कि कहीं युद्ध हो जाए, उस चक्कर में जो था उसने क्या किया, पहले ही वेतन दे दिया, लेकिन समझौता हो गया
ऑब्वियस है, अब जो तनख्वाह मतलब जिन भी उनको दी है वो पैसे वापस नहीं आने हैं, तो इसीलिए उसको हानि उठानी पड़ी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सोच उसके समय से बहुत आगे थी। उसने बहुत सारे विचारों पर मंथन किया, लेकिन उन विचारों के क्रियान्वयन से जुड़े इसके पैमाने बहुत मजबूत और टिकाऊ नहीं थे, इसलिए वह असफल रहा। और अपनी योजनाओं के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, बुद्धिमान, मूर्ख, पागल और रक्त पिपासु का नाम जो था दिया गया है। ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर को ही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कारणों से कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजना को 3 वर्ष पश्चात समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। इन्होंने जो था किसानों को बहुत कम ब्याज पर उपलब्ध भी करवाया था ऋण। उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके पिता का नाम रजब था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था। गयासुद्दीन तुगलक जो कि मोहम्मद तुगलक का पिता था। ठीक है। या फिर कह लीजिए आप ये कह सकते हैं कि रजब जो था ये मोहम्मद तुगलक जो फिरोज शाह तुगलक से पहले हुए उनके चाचा थे। ठीक है। इसके कार्य देखिए। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 करों को समाप्त किया और केवल 4 कर, खराज, खुम्स, जजिया और जकात, इसको जो था लूटने का दिया। ओके, खराज कैसा कर था? लगान। और खुम्स जो था ये युद्ध में लूट का जो माल होता था उससे रिलेटेड था। जजिया जो गैर मुसलमान थे, और जकात जो कि जो संपन्न मुसलमान थे उनसे वसूला जाता था। ठीक है। ये चारों कर फिरोज शाह ने लगाए थे। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया, जो कि उपज का कितना भाग था? 1/10 भाग जो था वसूला जाता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें यमुना नदी से हिसार तक, सतलुज नदी से घग्गर नदी तक, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर आंसी तक और घग्गर से फिरोजाबाद तक, यमुना से फिरोजाबाद तक का निर्माण भी किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक करों को भी समाप्त जो था किया था। नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना भी की थी। जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने जो चचेरे भाई हुए जूना खां यानी कि मोहम्मद तुगलक की स्मृति में डाली थी। उसके शासनकाल में खिजाबाद और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभलेखों को लाकर दिल्ली में भी जो था स्थापित किया गया, और कुतुब मीनार का भी जो था इन्होंने निर्माण करवाया था, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके। दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना इसने की थी, मुस्लिम जो अनाथ स्त्री थी या विधवा थी उनके लिए। ठीक है। देखिए, शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरों और मदरसों की स्थापना करवाई। इसने जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीफ का संरक्षण जो था प्रदान किया था। बर्नी ने फतवाए जहींदारी और तारीख फिरोज शाही की रचना की थी, और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहत फिरोज शाही की रचना जो है की है। इसकी जो मृत्यु थी सितंबर 1388 में हुई थी, और हौज खास परिसर दिल्ली में जो था इसको दफना दिया गया था। ठीक है। उसके बाद आया मोहम्मद खान। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जो था कुछ समय के लिए मोहम्मद खान ने दिल्ली में शासन किया, और कुछ ही समय के बाद उसकी हत्या जो थी कर दी गई थी। ठीक। फिर देखिए, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान की हत्या के बाद जो था दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक का पोता गयासुद्दीन अगला शासक बना, लेकिन 5 महीने के अल्प शासन के बाद जो थी उसकी हत्या भी जो थी कर दी गई। फिर आया अबू बकर शाह। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय की हत्या करके 1389 में जफर खां के पुत्र अबू बकर स्वयं जो था सुल्तान बन गया। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, इसने 1390 से 1394 तक शासन किया, और फिर इसने जो था लोगों के साथ मिलकर अबू बकर को शासन से हटाया और स्वयं शासक जो था ये बन गया था। ठीक है। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं जो था बना, और उसने भी 3 माह तक शासन किया, और उसकी मृत्यु जो थी हो गई थी। 1394 में दिल्ली सल्तनत का शासक बना महमूद शाह। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग से कहा जाता है कि विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। उसके बाद नसीरुद्दीन महमद शाह के उसमें जो था तैमूर जो था उसने आक्रमण किया दिल्ली पर। ठीक है। और जो सुल्तान था वो स्वयं क्या था, गुजरात भाग गया, और तुगलक वंश का जो था अंत हो गया 1412 ईस्वी में। महमूद शाह की हत्या हो गई और तुगलक वंश का अंत हो गया। अब आता तैमूर का भारत पर आक्रमण। सबसे पहली बात, तैमूर लंग था कौन? तैमूर जो था ये उज्बेकिस्तान में जन्मा एक कट्टर तुर्क मुसलमान था, और तैमूर ने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी।
तैमूर चंगेज खां की तरह समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंदना और सिकंदर की तरह विश्व विजय की कामना करना चाहता था। ठीक है। तैमूर ने समरकंद के एक मंगोल शासक के मरने के बाद उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया और अब तैमूर ने अपना विजय अभियान शुरू किया। 80 से 87 के बीच इसने खुरासान, सिस्तान, फारस, अफगानिस्तान, अजरबैजान, कुर्दिस्तान को अपने अधीन कर लिया और बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया पर आधिपत्य कर लिया। अब भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एक दुर्घटना में तैमूर जो था वो लंगड़ा हो गया, इसलिए लंग नाम के साथ जो था, मतलब लंग जो था, तैमूर लंग, उसके नाम के साथ जुड़ गया। भारत पर रीजन क्या था आक्रमण करने का? मूर्ति पूजक और मूर्ति पूजा को विध्वंस करना और इस्लाम का प्रसार करना, यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हें मंदिरों को तोड़ना था, मूर्तियों को, मूर्ति पूजा जो होती थी उसको नुकसान पहुंचाना था। ठीक है। भारत की संपत्ति को लूटना चाहते थे और लूटपाट और विश्व को अपनी शक्ति से रौंदना चाहते थे। ठीक। तैमूर का आक्रमण, भारत पर तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। तैमूर के आक्रमण के समय खिज खां ने तैमूर की सहायता की। तैमूर उत्तर पश्चिम से होते हुए पंजाब हरियाणा को लूटता हुआ दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली में 15 दिन रहा और दिल्ली को लूटा और स्त्री शिल्पियों को अपने साथ ले गया। दिल्ली में भयंकर कत्लेआम किया, हजारों लाखों लोगों को इसने काट दिया और मंदिर और मूर्ति तोड़े और वहां से जो भी सामान मिला उसे लूट ले गया। चंगेज खां और तैमूर के सिद्धांतों में अंतर क्यों था? देखिए, रीजन क्या था? चंगेज खां जहां पूरी दुनिया को एक ही साम्राज्य से बांधना चाहता था, लेकिन तैमूर का इरादा क्या था? सिर्फ लोगों को लूटना, अपनी धौंस जमाना और मारकाट। ठीक है। चंगेज के कानून में सिपाहियों को खुली लूटपाट की मनाही थी, यानी कि लूटपाट नहीं कर सकते थे वो, लेकिन तैमूरी सेना को लूटपाट और कत्लेआम की खुली छूट थी। तैमूर को क्यों माना जाता है दरिंदर? क्यों करीना कपूर खान द्वारा बेटे का नाम तैमूर रखने पर विवाद हुआ? देखिए, तैमूर ने अशपंदी नाम के एक गांव लूटा और सभी हिंदुओं का कत्लेआम किया। वहां से तुगलक पर पहुंचा और पारसी के घर जला डाले उसने और पकड़ कर उन्हें मार दिया और वहां से पानीपत की ओर गया तैमूर। उसके बाद पंजाब के समाना कस्बे और हरियाणा के कैथल में उसने कत्लेआम किया और पानीपत पहुंचकर तैमूर ने शहर को तहस-नहस कर दिया और रास्ते में लोनी के किले के राजपूतों को रौंदा और कत्लेआम किया। ठीक है। अब तक जो था वो 1 लाख लोगों को, मतलब जो हिंदू थे उनको बंदी बना लिया था और दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले उसने क्या किया? जितने भी बंदी थे उन सभी को कत्ल करने का हुक्म जो था दे दिया था। ठीक है। मतलब सैनिक जो थे वो कत्ल कर सकते थे। दिल्ली का सुल्तान दिल्ली छोड़कर भाग गया और दिल्ली में तैमूर 15 दिन रहा। यहाँ दिल्ली में तैमूर ने हिंदुओं को ढूंढ कर कत्ल किया। दिल्ली शहर को खून से रंग दिया गया। जब तैमूर दिल्ली छोड़कर उज्बेकिस्तान की तरफ रवाना हो तो रास्ते में मेरठ में 30,000 हिंदुओं का कत्ल जो था उसने किया था। यही कारण था कि तैमूर जैसे दरिंदे का नाम जब उसने अपने बेटे के नाम पर रखने का विरोध हुआ, मतलब मीन्स उसने नाम रखा, ऑब्वियस है उसने हिंदुओं को मारा था तो विवाद तो होना ही था। ठीक है। चलिए, तैमूर आक्रमण का प्रभाव। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक वंश का अंत कर दिया, सल्तनत की शक्ति को समाप्त करने और सल्तनत के विघटन में अहम भूमिका निभाई और विजित प्रदेशों पर तैमूर ने खिज खां को राज्यपाल नियुक्त किया। इसी खिज खां ने सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना जो थी की थी, क्योंकि खिज खां ने किसकी हेल्प की थी? तैमूर की थी। तो उसके बाद आया सैयद वंश। एकमात्र सिया वंश के रूप में सैयद वंश दिल्ली सल्तान पर शासन करने वाला चौथा वंश था। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया और इन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की। यह वंश मुस्लिमों की तुर्क जाति का आखिरी राजवंश था। सैयद वंश के शासक देखिए, खिज खां हुआ, फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, ये जो थे इसके शासक रहे। सैयद खिज खां पढ़ रहे हैं। सबसे पहले खिज खां ने सैयद वंश की स्थापना की। 1414 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और सुल्तान की उपाधि की जगह इसने रैयत-ए-आला की उपाधि जो थी धारण की। जब भारत को लूट कर तैमूर लंग वापस जा रहा था तो उसने खिज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक जो था नियुक्त कर दिया। खिज खां के शासन में पंजाब, मुल्तान और सिंध ये जो थे दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम जो था खिज खां ने खुदवाया और फरिश्ता ने खिज खां को एक न्यायप्रिय और उदार शासक जो है बताया है। फिर आया मुबारक शाह। खिज खां की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र मुबारक शाह ने दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ले ली और पिता के विपरीत अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित कर दिया। यानी कि उसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, लेकिन उसके बेटे ने जरूर कर दिया। ठीक है।
मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे 1434 ईस्वी में मुबारकबाद नामक एक नगर की स्थापना की। मुबारक शाह ने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और इस प्रकार विदेशी स्वामित्व का अंत किया। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जो थे जारी किए थे। मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत में दो महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। मुबारक ने अपने दरबार में विद्वान वाहिया बिन अहमद सर हिंदी को अपना राज्य श्रेय प्रदान किया, जिसके ग्रंथ तारीख मुबारक शाही से मुबारक शाह के शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर मोहम्मद शाह देखिए, मुबारक शाह के दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह को वजीर सरवर उल मुल्क और अन्य अमीरों ने मिलकर 1434 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। इसने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खाना की उपाधि दी। मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था। शासन पर पूर्ण नियंत्रण वजीर सरवर उल मुल्क का था। मोहम्मद शाह के शासक बनते ही वजीर ने शस्त्रागार राजकोष इन पर जो था आधिपत्य कर लिया। मोहम्मद शाह को मारने के लिए वजीर सरवर उल मुल्क षड्यंत्र कर रहा था। इससे पहले ही मोहम्मद शाह ने वजीर व उसके समर्थकों को मार दिया और मोहम्मद शाह ने कमाल लल मुल्क को नया वजीर बनाया। 1440 में महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया, लेकिन युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई। बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा दी। ठीक है, फिर आया आलम शाह। आलम शाह जो था ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सरदारों ने उसके पुत्र को अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि से इस विनिष्ट राज्य का शासक घोषित किया। कमजोर और अयोग्य था और उसके बाद दिल्ली का जो सिंहासन था ये कौन ले गया? बहलोल लोदी को दे दिया गया था। 1476 में अलाउद्दीन शाह यानी कि आलम शाह की मृत्यु हो गई थी। फिर आया लोदी वंश। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह के राज्य त्याग के बाद बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना की। अफगानी थे ये वंश 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन किया। यह राजवंश दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश था जो कि अफगान मूल से था। लोदी वंश के शासक में अगर देखें तो कौन कौन हुए? बहलोल लोदी हुआ सबसे पहले, फिर सिकंदर लोदी हुआ और सबसे लास्ट में जो बना वो था इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। इसके पिता का नाम मलिक काला था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसे बहलोल लोदी ने 1451 में अपने पक्ष में दिल्ली की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, बहलोल लोदी दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था। हालांकि खिलजी भी अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन वे मूलतः क्या थे? तुर्की थे। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, जहां पहले शर्की वंश का स्वतंत्र शासन था। बहलोल लोदी के द्वारा चलाए गए सिक्के क्या कहलाए? बहलोली सिक्के, जो कि अकबर के समय तक चलन में रहे। बहलोल लोदी की मृत्यु मिलावली में 1489 ईस्वी में हो गई। फिर आया सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका तीसरा पुत्र निजाम खां सिकंदर शाह के नाम से 1489 में सुल्तान बना। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन आता, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। लेकिन कब की? 1504 में, और उसे 1506 में अपनी राजधानी बना लिया आगरा को। ओके, एक और ये सिकंदर लोदी ने जमीन की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन भी जो था कराया था। कुछ स्रोतों के अनुसार सिकंदर लोदी एक असहिष्णु शासक था। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तुड़वा दिया था। उसने टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। उसने मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पीरों संतों के मजार पर जाना जो था प्रतिबंधित कर दिया था। सिकंदर लोदी ने जो था ब्राह्मणों पर पुनः क्या लगाया? जजिया कर लगाया। प्रसिद्ध संत कबीरदास जी जो हुए वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं जो था लिखता था। उसके बाद आया इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का पुत्र था और यह शासक बना 1517 में। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ। इसी के साथ लोदी वंश का शासन दिल्ली सल्तनत से समाप्त हो गया। ओके, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के राणा संग्राम ने जो था आमंत्रित किया था। मोट मस्जिद लोदी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है और इसे सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये वही बताए गए हैं। जो लोदी वंश था उसके दो पुत्रों में जो था ये विभाजित हुआ। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था और जौनपुर का राज्य जलाल खां बना था। प्रथम युद्ध बताया गया 1526 में हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तानत का अंतिम सुल्तान था। जीत के कारण क्या थे? इब्राहिम के पास सेना अधिक थी लेकिन संगठित नहीं थे। बाबर के पास तोप खाना था और कुशल तोपची थे। बाबर ने तुलुगमा पद्धति और रूमी विधि का भी जो था प्रयोग किया था। इस युद्ध में सिकंदर लोदी की सेना में हथियारों पर सैनिक अधिक थे, जबकि बाबर के पास घुड़सवार अधिक थे। इब्राहिम लोदी एक कुशल सेनानायक पराक्रमी नहीं था। इब्राहिम लोदी ने हमला न करके इंतजार किया और बाबर ने रात में क्या कर दिया? अचानक से
आक्रमण कर दिया था। ओके, तुलगमा पद्धति हमने पढ़ी। तुलगमा पद्धति क्या है? एक दल नीति है, इसमें सेना को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है और विपक्षी सेना पर सामने और पीछे से जो है वार किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और बाबर ने यह पद्धति जो थी उज्बेगों से सीखी थी। ठीक है, ओके, आगे देखिए सल्तनतकालीन स्थापत्य। सबसे पहले कुवत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पहले ये एक जैन मंदिर था जिसे बाद में विष्णु मंदिर बना और ऐबक ने इसे मस्जिद बना दिया था। ठीक है, भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित यह पहला स्थापत्य कुवत उल इस्लाम मस्जिद, और इसका विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। संस्कृत विद्यालय था और इसकी दीवारों पर हरी केली नाटक के अंश थे। ठीक, कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने 3 मंजिल बनवाई, फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत और 1 मंजिल बनवाई, और सिकंदर लोदी ने भी मीनार की मरम्मत करवाई। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे पहली जो मंजिल थी, ये जो नींव डाली थी, वो किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद 2 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। उसके बाद जो तीसरी मंजिल थी वो कुछ ग्रस्त मतलब भूकंप के कारण टूट गई थी, तो उसका निर्माण, और साथ में एक नई मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो एक नई मंजिल का निर्माण किसने करवाया? मरम्मत के साथ, तो ये फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद भी भूकंप आया जिसकी मरम्मत दोबारा से सिकंदर लोदी ने करवाई थी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया और ये दिल्ली में स्थित है। अंतार्किन का दरवाजा, ये इल्तुतमिश ने राजस्थान में करवाया था। होजी शमशी या शमशेदगाह, ये भी इल्तुतमिश ने बंदाइयों में बनवाई। अलाई दरवाजा, ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, उसका प्रवेश द्वार है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था। यहाँ पहली बार घोड़े की नाल की आकृति में मेहराब जो था बनाया गया था। ठीक है, आगे है जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। रुबा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर राज्य में बनवाई थी। फिर तुगलकाबाद किला, इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ओके, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा ये दिल्ली में है। और आदिलबाद किला, ये दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। कोटला फिरोज शाह, दिल्ली में ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। काली मस्जिद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। खाने जहां तेलंगानी मकबरा निजामुद्दीन में स्थित अष्टकोणीय मकबरा, इसका निर्माण जोन शाह खानी शाह द्वितीय ने जो था करवाया था। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सेना के विभाग के प्रधान को आरिज मुमालिक कहा गया, पत्राचार विभाग का प्रधान इंशा मुमलिक, विदेश विभाग का रसालत मुमलिक, राजव्यय की जांच करना मुस्तौफी मुमलिक, तो ये कुछ दिए गए हैं। ठीक है, ये कथन बताया गया डॉक्टर RS शर्मा ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा, विश्वासघात में उसका आरंभ हुआ, दानशीलता में वह विकसित हुआ और आतंक में जो था उसका अंत हो गया। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया। ये बाकी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मीनियर्स की उपाधि मिली थी। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा था। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले अपनी कुल आय का ब्यौरा तैयार करवाया जो कि 6 करोड़ 75 लाख की थी। मोहम्मद गोरी ने कहा था, अन्य मुसलमानों के एक बेटा हो सकता है या 2, मेरे अनेक हज़ार बेटे हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट दिल्ली सल्तनत। MCQ जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो, तो सिर्फ हमने जो भी थ्योरी थी वो डिस्कस की है। MCQ जितने भी हुए हैं इम्पोर्टेंट है, चाहे SSC में पूछे गए हों, चाहे IAS में पूछे गए हों, UPSC में या फिर किसी भी स्टेट UPPCS हो या MPPCS हो, जिस भी स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन, वो सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।